यदि पार्टी ने आपको मौका दिया तो कितने वोटों से चुनाव जीत सकते हैं आप? अगर पार्टी ने मौका दिया तो 1 लाख प्लस जाऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस प्रशासन इतना सक्रिय कर दिया, बंगले तक पहुंचने का मौका नहीं दिया, हमको गिरफ्तार करा लिया कई बार। ऐसे विवेक सेजवलकर जैसे अगर जनप्रतिनिधि जाते रहेंगे हमारे ग्वालियर से तो ग्वालियर का विकास नहीं हो सकता, जनता का भला नहीं हो सकता। जो सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो और चाहे लोकसभा में केंद्र की सरकार हो, ये तो लुटेरे हैं, चोर हैं, गद्दार हैं, मानियाँ भी देते हैं। जैसे कि अमित शाह के सबसे नज़दीक थी नरोत्तम मिश्रा, वो हार गए, दिग्गज नेता थी बीजेपी के। नरोत्तम मिश्रा जी को इसलिए इन्होंने नहीं जिताया चुनाव क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी सीएम की दौर में थे। तेलंगाना में तो आपकी सरकार बनी है, तो आपको लगता है कि मोदी की लहर में आप कहीं टिक पाएंगे ग्वालियर में? नहीं, मोदी की लहर नहीं है ये बात, मोदी की लहर की बात मत करो, ये ईवीएम की लहर है। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो इनकी मध्य प्रदेश में 2 या 3 सीटें आएंगी लोकसभा की। आपको लगता है कि ईवीएम से ये बंद करा पाएंगे आप लोग? ईवीएम से अगर न्याय प्रक्रिया हमारे भारत में मजबूत है और ईमानदार लोग हैं तो ईवीएम बंद होगा, चुनाव आयोग बंद करेगा। अभी ईवीएम विश्व में कहाँ बंद है? अमेरिका जैसे देश में ईवीएम बंद है, जापान में बंद है, जर्मनी में बंद है। जो इस ईवीएम के निर्माता हैं, जिन्होंने ईवीएम बनाया है, उन देशों में, इंग्लैंड में बंद है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकती? ये आप जीतू पटवारी जी को जो मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है, जीतू पटवारी सक्षम हैं मोहन यादव से टक्कर लेने के लिए भाजपा से? नहीं, मोहन यादव कोई बहुत बड़ी तोप तो मुझे नहीं दिखते। आपकी जन अदालत में से मैं हूँ राजा भैया पाल, मैं इस समय ग्वालियर लोकसभा में हूँ, जहाँ पर ग्वालियर लोकसभा में क्रम में आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री रविंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं और ग्वालियर लोकसभा को लेकर उनका क्या कुछ कहना है आज के इंटरव्यू में। खास स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। जी रविंद्र भदौरिया जी, ग्वालियर लोकसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं? आपको क्यों पार्टी मौका देगी? पार्टी मौका अब युवाओं को दे रही है। हाँ। और फ्रेश चेहराओं को दे रही है। हाँ। क्योंकि ये जनता की मांग है। हाँ। ग्वालियर लोकसभा की। जी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद हैं, 5 साल लगभग उनको हो गए पूरे। हाँ। और हमारे ग्वालियर लोकसभा के लोगों को, नागरिकों को और हमारे जो मत है, जो वोट देते हैं वोटर को, यही पता नहीं है कि लोकसभा का यहाँ से है कौन। सदन में भेज दिया, आज तक सदन में खड़े दिखाई नहीं दिए। जनता ने वोट दिया उनको, जनता के बीच में आज तक आए नहीं मिलने के लिए। अरे समस्याएं तो दूर की बात है, पहले जनता से तो मिलना चाहिए। जब ऐसे लोगों से हमारी जनता त्रस्त हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो जनता की एक मांग उठती है कि कोई नया ऐसा शेर आए जो हमारी आवाज़ को सदन में बुलंद करे। और जनता की आवाज़ बुलंद नहीं की तो जनप्रतिनिधि बनने का किसी को अधिकार क्या है, आप बताएं। जी रविंद्र जी, तो आपने ऐसा क्या कुछ किया है जनता के लिए, तो जनता की नज़र में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या आंदोलन किया आपने जनता के लिए? हम चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, हाँ। जो भी ये जनता के खिलाफ, जनता की नीतियों के विरुद्ध जबरन कानून थोपते हैं, उसका विरोध हमने ग्वालियर से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके दिल्ली तक काम, जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया है। कोई आपने 2 आंदोलन बताइए जिसमें आपने भागीदारी की? जैसे इन्होंने नए कृषि कानून लाए थे। हाँ। और काफ़ी आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, और उसमें मध्य प्रदेश की ओर से रविंद्र सिंह भदौरिया को भी मौका मिला जी। और मैं वहाँ लगभग 4 बार गया, गिरफ्तारी भी दी और एक कसम खाई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हाँ। कि मैं इस मिट्टी की कसम खा के कहता हूँ, ना इस देश को बिकने दूंगा, ना इस देश को झुकने दूंगा। तो ये बाद में चुनाव के बाद जब पीएम बन गए तो भूल गए। तो हम पवित्र किसानों के खेती की मिट्टी को चंबल अंचल से लेकर के दिल्ली पहुँचे थे और हमारा उद्देश्य मात्र इतना था कि हम उस मिट्टी से उनको स्पर्श कराना चाहते थे। हाँ। जिस मिट्टी की कसम खाई थी, खेतों की कसम खाई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस प्रशासन इतना सक्रिय कर दिया कि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो पुलिस का ही सहारा लेता है और हमें अपने बंगले तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। हमको गिरफ्तार करा लिया कई बार।
तो हम तो ये चाहते थे कि इस मिट्टी की आपने कसम खाई है तो आज देश बिक भी रहा है, देश झुक भी रहा है, तो आप याद करो ये पवित्र मिट्टी है। लेकिन मोदी जी को किसानों से डर लगता है, किसानों की मिट्टी से डर लगता है और ये झूठी बातें करते हैं, इसलिए इन्हें तो किसानों से डर लगेगा ही। क्या किसान इनको वोट नहीं देता? हम किसान नहीं है क्या? तो आज हमारे लोकसभा की जो हमारे लोकसभा ग्वालियर लोकसभा है, यहाँ किसानों की मात्रा अधिक है और मैं भी किसान का बेटा हूँ, इसलिए हमारी जनता चाहती है कि हमारा भाई किसान का बेटा ऐसा लोकसभा में जाए जो अपनी बात, हमारी जनता की बात को बुलंदी से रख सके, अपनी बात को। ऐसे विवेक सेजवलकर जैसे अगर जनप्रतिनिधि जाते रहेंगे हमारे ग्वालियर से तो ग्वालियर का विकास नहीं हो सकता, जनता का भला नहीं हो सकता, इसलिए जनता चाह रही है। तो आप क्या विकास करेंगे? पहली बात तो हमारा प्राथमिकता होगी किसानों की। ये जो किसानों की समस्याएं हैं, उन किसानों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से रखा जाए और उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। उसके बाद छोटा व्यापारी आता है। छोटे व्यापारी आज कितने परेशान हैं, उनके सारे व्यापार चौपट हो गए। ये तो लूट में लगे हुए हैं। आज जो सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो और चाहे लोकसभा में केंद्र की सरकार हो, ये तो लुटेरे हैं, चोर हैं, गद्दार हैं। ये मिलके इन्होंने ईवीएम के माध्यम से सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। तो ये लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगी, इनके विरुद्ध हमें खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमें जनता कह रही है तो हम तैयार हैं उसके लिए। जीतू पटवारी जी को जो मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है, जीतू पटवारी सक्षम हैं मोहन यादव से टक्कर लेने के लिए भाजपा से? नहीं, मोहन यादव कोई बहुत बड़ी तोप तो मुझे नहीं दिखते। हमारे जीतू पटवारी इतने दमदार हैं कि उनके सामने वो टिक ही नहीं पाएंगे। इतने दमदार 20,000 से वोटों से हारे जीतू पटवारी? नहीं, हारे नहीं है, ईवीएम ने हराया है। जीतू पटवारी जी हारे नहीं है। तो आपके अटेर में अरविंद भदौरिया कैसे हार जाते हैं फिर? अरविंद भदौरिया का यही तो चोरी का तजुर्बा है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। इनका एक तजुर्बा रहता है। जो इनका होता है उसको ये जिता लेते हैं और कुछ ऐसे अनपहलू छोड़ देते हैं विषय, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि हम वास्तव में ही चुनाव जीते हैं। ये दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, कुछ कुर्बानियां भी देते हैं। जैसे कि अमित शाह के सबसे नज़दीक थी नरोत्तम मिश्रा, वो हार गए, दिग्गज नेता थी बीजेपी के। नरोत्तम मिश्रा जी को इसलिए इन्होंने नहीं जिताया चुनाव, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी सीएम की दौर में थे। वो चाह रहे थे मैं सीएम मध्य प्रदेश का मैं बनूं, और इनकी ऐसी मंशा नहीं थी कि नरोत्तम मिश्रा जी को मैं सीएम का चेहरा बना। किसी ने आपको मौका दिया तो कितने वोटों से चुनाव जीत सकते हैं आप? अगर पार्टी ने मौका दिया तो 1 लाख प्लस जाऊंगा। 2019 में तो मध्य प्रदेश में 1 सीट आई थी, अब क्या कर लेंगे आप 2024 में? अब हम ये चाहते हैं, चुनाव आयोग से भी हम कह रहे हैं, हमारी पार्टी भी कह रही है, अन्य पार्टियां भी कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। जब आप ईमानदार हैं, आपको भरोसा है, जनता हमको वोट देती है, हमें सपोर्ट करती है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में आपको हर्ज क्या है, क्या बुराई है? या तो आपको डर है या आप तो जबरन जीत रहे हैं। जो हम कह रहे हैं वो बात सत्य है, जनता भी कह रही है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, पत्रकार बंधु भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ये ईवीएम के माध्यम से इस देश पर कब्जा किया हुआ है, ना कि ये जनता से चुने हुए लोग हैं। तेलंगाना में तो आपकी सरकार बनी है। क्या होता है, जब चोर चोरी करता है तो उसका एक अलग से तजुर्बा होता है, एक नज़रिया होता है। कोई तो गेट तोड़ के करता है, कोई दीवार फांद के करता है, कोई दीवार तोड़ के करता है। तो ये चोरी करने का इनका अच्छा तरीका है कि तेलंगाना को छोड़ दिया जाए और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान को हथिया लिया जाए। तो बड़े सावधानी से चोरी करते हैं। पिछली बार तो तीनों राज्यों में आपकी सरकार आई थी कांग्रेस की। हाँ, सरकार तो अभी भी आई है। जब बैलेट पेपर से चुनाव गिनती हुई है ना, उसमें हम 199 सीटें जीते हैं और ईवीएम में हम चुनाव हारे। तो ये तो संदेह थोड़े ही है, ये तो प्रमाणित है। और इस बात को चुनाव आयोग भी मान चुका है कि गड़बड़ी तो हुई है। जी। तो अमित शाह जी ने तो 3 कानून अभी लाए हैं केंद्र, उन 3 कानूनों को लेकर आपको क्या लगता है, क्या ये जनता के हित में नहीं थे? अगर ये जनता के हित में होते तो जो अभी आंदोलन हुआ है नए वर्ष में
नई बातें होना चाहिए। तो जब नया वर्ष हुआ 2024 जैसे ही लगा तो लोग आंदोलित हो गए उसी कानून के खिलाफ। इसमें कांग्रेस तो है नहीं, जनता का ही तो आंदोलन है। जो ड्राइवर बंधु हैं हमारे, जो सड़कों पर आए, अब इन्होंने कानून को रोकने का बात कही है कि अभी ये लागू नहीं होगा, तो उनकी समझ में आ रहा है। तो आप गलत तब समझते हैं जब लोग आंदोलित हो जाते हैं। तो लोगों को, आपसे लोग खुश कहाँ हैं? ड्राइवर खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं है। फिर आप जी, आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जो हाईवे बने हैं, रोड बने हैं, उन पर आए दिन ट्रक एक्सीडेंट करके चले जाते हैं और उनको मौत के गाल में समा जाते हैं जनता के नुमाइंदे। कई बार एक्सीडेंट होते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। आपको लगता है कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए, रोक लगना चाहिए? नहीं, ये बात से मैं सहमत हूँ। एक कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कानून नहीं होना चाहिए कि अभी कोई ड्राइवर बंधु जो होता है गाड़ी चला रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो, कोई लोग व्यक्ति मरे। लेकिन भाई दफे अगर एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट कहा जाता है ना, वो तो आकस्मिक होता है। अकस्मात अगर कोई घटना घट जाती है, अगर वो ड्राइवर वहाँ खड़ा रहे, तो मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार के लोगों से कि वही बताएं, जनता के लिए, भारत को बताएं कि अगर वो व्यक्ति ड्राइवर वहाँ खड़ा रहे तो एक्सीडेंट के बाद उसका हाल क्या होगा, जनता क्या हाल करेगी? वो तो मार दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो आप हिंसा को बढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों को मरवाना चाहते हैं, आप अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हैं, ये जनता समझ रही है। इसलिए ये कानून सही नहीं है। आपको लगता है जिस तरीके से किसानों के हित में जो कानून आए थे उसको कांग्रेस ने काले कानून घोषित किया, बाद में उन्हें वापस लिया, तो ये भी वापस हो जाएंगे सब? जब ये क्या है, वापस तो ये तब करते हैं, कांग्रेस तो पहले ही कहती है, इनकी नीति से बिल्कुल परिचित है। हमें तो सब पता है, जनता को भी हम बता रहे हैं। जनता तब समझती है जब ये काले कानून लेके आते हैं। तो जब इनका कानून सही था तो इतना लंबा आंदोलन हुआ, किसानों को रोकने का प्रयास किया, किसानों के लिए वर्ची वाले गाड़े गए, तो कितने कितने काम होने के बाद लोग वहाँ आंदोलित रहे, आंदोलन में मर गए। तब इनकी समझ में आया कि ये कानून गलत है और फिर कानून वापस लिया। इस कानून को अगर ये 1 महीने पहले वापस ले लेते, 1 महीने बाद, जनता समझ तो गए थे कि किसान आंदोलन कर रहा है, वो आतंकवादी तो थे नहीं, सारे के सारे लोग किसान ही तो थे। तो हमें अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, और सरकार को अधिकार है सुनने का। सरकार को सुनना पड़ेगा और बात मानना पड़ेगी जनता की। अगर नहीं मानेंगे तो इसके लिए कांग्रेस है। रविंद्र भदौरिया जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से जो लहर चल रही है इस समय मध्य प्रदेश में 230 में से 66 सीटें आपकी आई हैं, तो आपको लगता है कि मोदी की लहर में आप कहीं टिक पाएंगे ग्वालियर में? नहीं, मोदी की लहर नहीं है ये बात। मोदी की लहर की बात मत करो, ये ईवीएम की लहर है। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो इनकी मध्य प्रदेश में 2 या 3 सीटें आएंगी लोकसभा की, बकाया सीटें हम जीतेंगे। आपको लगता है कि ईवीएम से ये बंद करा पाएंगे आप लोग? ईवीएम से अगर न्याय प्रक्रिया हमारे भारत में मजबूत है और ईमानदार लोग हैं तो ईवीएम बंद होगा, चुनाव आयोग बंद करेगा। अभी ईवीएम विश्व में कहाँ बंद है? अमेरिका जैसे देश में ईवीएम बंद है, जापान में बंद है, जर्मनी में बंद है। जो इस ईवीएम के निर्माता हैं, जिन्होंने ईवीएम बनाया है, उन देशों में, इंग्लैंड में बंद है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकती? भारत में भी बंद होना चाहिए। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लोकसभा के दावेदारी कर दी है कांग्रेस पार्टी से रविंद्र भदौरिया ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश के महामंत्री हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा की है। किसान नेता माने जाते हैं और तमाम आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। इस इंटरव्यू में क्या कुछ निकला है इस पर आप अपनी राय दीजिए हमें, और आपका पसंदीदा दावेदार कौन है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। नमस्कार।